गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माइक्रो स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पीछे पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 20 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपनी आगे की राइट्स पे चर्चा करेंगे। उससे पहले हाल ही में देखें कि विवाद हो रखा है हिजाब को लेकर के। कर्नाटका के कॉलेज में मैटर उठा है हिजाब और बुर्खे को लेकर के और कुछ स्टूडेंट्स के बीच में, और उसमें कहा जा रहा है कि असामाजिक तत्व इसमें शामिल हैं जो ऐसे कर रहे हैं। और जैसे बुर्खा पहनना मतलब उन लोगों के लिए मनाही है, जैसे कॉलेज में कि बुर्खा पहनकर बैठना मना किया जा रहा है। तो ऐसा देखा जा रहा है, विवाद उत्पन्न हो रहा है। तो इस पर निर्णय भी हम देखेंगे केरल हाई कोर्ट का क्या है। तो उसके लिए हम आगे आप लोगों के लिए एक अलग लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 और उसके बहुत सारे केसेस। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स, इसमें पढ़ना है हम लोगों को आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ, यानी जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, तो कह रहा है जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, कह रहा है राइट टू लाइफ, यानी किसी व्यक्ति को जीवन और किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी कह रहा है, अपने शब्दों में लिखा जाए, किसी व्यक्ति को ठीक है, कह रहा है किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। ठीक है, वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। समझे क्या कह रहा है? राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 मतलब जैसे देखें, किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब यह है कि हम किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। ठीक है, तो किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए उसको हम बहुत सारे केसेस में देखेंगे कि अलग अलग केसेस हुआ, जैसे ए.के. गोपालन केस, फिर से आपका मेनका गांधी केस, पुट्टास्वामी केस, इन सब केसेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम एक एक करके सभी केसेस को चर्चा करते हैं। ठीक है, हम लोग एक एक करके सभी केसेस के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या है। जीवन जीने के अधिकार में कौन कौन से हमारे अधिकार शामिल हैं। ठीक है, कह रहा है ए.के. गोपालन केस। ए.के. गोपालन केस 1950 1950। ठीक है, मतलब ए.के. गोपालन केस में जीवन जीने के अधिकार को क्या है कि एक मतलब सिर्फ ऐसा व्याख्या किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मतलब सिर्फ जीवन जीने का अधिकार का मतलब है कि सिर्फ जीवित रहना। ए.के. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जीवन जीने का अधिकार से मतलब है
केवल जीवित रहना, ठीक है, जीवित रहना। मतलब एक सूक्ष्म व्याख्या किया कि हम अगर जीवित हैं तो वह जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन 1978 मेनका गांधी केस, ठीक है, कह रहा है 1978 में मेनका गांधी केस, मेनका गांधी केस में, ठीक है, 1978 में मेनका गांधी केस हुआ, ठीक है। तो इसमें जो है जीवन जीने के अधिकार में व्यापक इसकी व्याख्या की गई, जीवन जीने के अधिकार की व्याख्या व्यापक स्तर पर हुई, ठीक है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन जीने के अधिकार जो है वो मतलब एक व्यक्ति का बहुत ही जीवन जीना ही नहीं बल्कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने का अर्थ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जीवित रहना। मेनका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जीवन जीने का अर्थ ये नहीं है कि केवल जीवित रहना बल्कि गरिमापूर्ण जीवन को जीना। मतलब कि एक होता है ना कि ऐसे बेइज्जती वाला जीवन नहीं, अब उसको थोड़ी कहेंगे कि जीवन जी रहा है। जीवन जीने का अधिकार का मतलब है कि गरिमापूर्ण सम्मानपूर्ण जीवन जीना। तो इसमें अलग अलग केसों में कंपोजिट राइट की इसमें व्याख्या आई, जैसे समेकित अधिकार, ठीक है। समेकित अधिकार में अलग अलग मामलों में अलग अलग अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया। जैसे हम देखते हैं कि पासपोर्ट रखने का अधिकार, पासपोर्ट रखने का अधिकार, ठीक है, ये मेनका गांधी केस 1978 में ही आया, ठीक है। पासपोर्ट रखने का अधिकार, शुद्ध पर्यावरण का अधिकार, शुद्ध पर्यावरण का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, ठीक है। फिर कह रहा है विदेश यात्रा का अधिकार हो गया, निद्रा का अधिकार, निद्रा का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। हथकड़ी न लगाने का अधिकार, ठीक है। मतलब अलग अलग केसों में अलग अलग ये अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने हमारा क्या किया, फिर से निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मौलिक अधिकार घोषित किया अलग अलग केसेस में, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं एक केस हुआ पुट्टास्वामी केस 2017 है, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। ये किस चीज में आया, पुट्टास्वामी केस, पुट्टास्वामी केस 2017 में, पुट्टास्वामी केस 2017 में निजता का अधिकार है, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं ऊपर में, निजता का अधिकार। जैसे निजता जो है बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए, सभी का निजता अपना प्राइवेसी जो है वो इसको नहीं मिटाते हैं। तो देखते रहिए आप लोग, लिखते रहिए, ठीक है। तो कह रहे पुट्टास्वामी के निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार आया पुट्टास्वामी केस 2017, पुट्टास्वामी केस 2017 में, ठीक है।
2017 में आया पुट्टास्वामी केस 2017 में, निजता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार में ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार में, ठीक है, निजता का अधिकार भी शामिल है, ठीक है, निजता का अधिकार भी शामिल, मतलब आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार में निजता का अधिकार भी शामिल है। किस केस में आया? पुट्टास्वामी केस में। जैसे क्वेश्चन पूछ देता है, अभी पिछले बार का क्वेश्चन देखे तो राइट टू प्राइवेसी, अभी प्रीलिम्स यूपीएससी का प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 21, ठीक है, आर्टिकल 21 पिछले साल का क्वेश्चन यूपीएससी में, आप देख लीजिएगा उसको। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 से संबंधित है, निजता का अधिकार, समझे? तो पुट्टास्वामी केस 2017 में आया था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि निजता क्या होती है, तो इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं। आप लोग इसको लिखते चलिएगा, बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये सब, और इतना बारीकी से मेरे को नहीं लगता है कि किसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। लगभग हम जितने भी टॉपिक हैं सबको डील करते हुए चलते हैं। हम ये सोचते हैं कि कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, ठीक है। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिए, देखते रहिए, बेहतर होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे निजता क्या है। निजता क्या है? सबसे पहले तो यही बात है, निजता जो है विश्व में इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। विश्व में इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। क्या है? निजता का जो है विश्व में कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, ठीक है। विश्व में इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। सामान्यतः निजता का तात्पर्य व्यक्ति के उन क्रियाकलापों से होता है, ठीक है, जो किसी अन्य व्यक्ति पर उसका प्रभाव ना पड़े। मतलब सामान्यतः व्यक्ति के उन क्रियाकलापों से सामान्यतः व्यक्ति के उन क्रियाकलापों से इसका क्रियाकलापों से होता है जिससे, ठीक है, जिससे किसी और पर इसका प्रभाव ना पड़े, इसका प्रभाव न पड़े, ठीक है। तो सामान्यतः व्यक्ति के उन क्रियाकलापों से होता है जिससे किसी और पर इसका प्रभाव न पड़े। निजता, ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी सॉरी, मान लीजिए कि हमको निजता, हम सो रहे हैं अपने कमरे में, हम कैसे सोए हैं ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो हमारी प्राइवेसी है।
मतलब हम अपने रूम में चाहे कैसे भी सोएं, वो हमारी प्राइवेसी है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि हम बाहर जाते हैं तो कपड़े उतार करके फिर ऐसे नहीं रह सकते, ठीक है। तो वो उससे क्या होगा कि सामने वाले पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया निजता। निजता क्या होती है, अभी हम आगे देखेंगे इसका पक्ष और विपक्ष में तर्क देखेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग निजता के पक्ष और विपक्ष में तर्क। ओके, देखना है हमको निजता के पक्ष विपक्ष में तर्क, ठीक है। निजता के अधिकार के विपक्ष में तर्क। और इसके विपक्ष में तर्क। पहले विपक्ष देखते हैं, फिर पक्ष में देख लेंगे क्या है, ठीक है। तो कह रहा है निजता के अधिकार के विपक्ष में तर्क। निजता को परिभाषित करना, निजता को परिभाषित करना, ठीक है। निजता को परिभाषित करना कठिन है, ठीक है। कह रहा है कि निजता को परिभाषित करना कठिन है तथा इसके विषय क्षेत्र का करना कठिन है तथा इसके विषय क्षेत्र का निर्धारण करना, विषय क्षेत्र का निर्धारण करना, निजता को परिभाषित करना तथा इसके विषय क्षेत्र को निर्धारण करना कठिन है, ठीक है। निजता को परिभाषित करना तथा इसके विषय क्षेत्र का निर्धारण करना कठिन है। कठिन है। इससे अनेक विवादित मुद्दे उभरकर सामने आ सकते हैं। इससे अनेक विवादित मुद्दे उभरकर सामने आ सकते हैं, ठीक है। कारण निजता को परिभाषित करना तथा इसके विषय का निर्धारण करना कठिन है, ठीक है। इससे अनेक विवादित मुद्दे उभरकर सामने आ सकते हैं। फिर कह रहा है निजता, निजता को संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार घोषित नहीं किया। मौलिक अधिकार घोषित नहीं किया, ठीक है। पहले लिख लेते हैं फिर समझ लेंगे। कह रहा है कि निजता का अधिकार, निजता को मौलिक अधिकार घोषित करने से लोगों में आतंकवाद और नक्सलवाद का खतरा नक्सलवाद का खतरा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है।
कह रहा है निजता को परिभाषित करना तथा इसके विषय क्षेत्र को निर्धारण करना कठिन है, इससे अनेक विवादित मुद्दे उभर कर सामने आ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि निजता हम कितना कौन कौन से लेवल पर परिभाषित करें, किस किस चीज़ को निजता हम बताएं, ये बहुत ही कठिन है। ठीक है, तो इसको परिभाषित करना बहुत ही कठिन है, तो इसका परिभाषित नहीं किया, और इसको परिभाषित करने में अनेक विवादित मुद्दे जो है उभर कर सामने आ सकते हैं। फिर कह रहा था निजता को संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार घोषित नहीं किया था। जब संविधान बन रही थी तो राइट टू प्राइवेसी मतलब निजता, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी जो है उसको संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार घोषित नहीं किया था। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित नहीं किया गया। संविधान निर्माताओं ने सिर्फ राइट टू लाइफ को मौलिक अधिकार घोषित किया था। ठीक है, फिर कह रहा है निजता को मौलिक अधिकार घोषित करने में लोगों की क्या है कि प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है सॉरी, इससे आतंकवाद और नक्सलवाद की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, ये हमारे विपक्ष में तर्क है, तो लोगों का ये मत है, आलोचना है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके पक्ष में तर्क। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अभी हम देखेंगे इसके पक्ष में तर्क। ठीक है, पक्ष में तर्क कह रहा है यदि निजता को मौलिक अधिकार ना माना जाए तो लोग सरकार के निगरानी में आ जाएंगे और इससे लोगों की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। ठीक है, कह रहा है कि यदि निजता को मौलिक अधिकार ना माना जाए तो लोग सरकार के निगरानी में आ जाएंगे, मतलब हमेशा लोग सरकार के निगरानी में आ जाएंगे और इससे लोगों की स्वतंत्रता जो होगी प्रभावित होगी। दूसरा कह रहा है कि निजता को मौलिक अधिकार न मानने की स्थिति में न मानने से सरकार अपने विरोधियों का चरित्र हनन कर सकती है और उनका दमन आसानी से कर सकती है, जिससे लोकतंत्र
लोकतंत्र खतरे में आ सकता है, खतरे में आ सकता है और तानाशाही की आशंका उत्पन्न हो सकती है, तानाशाही की आशंका हो सकती है। ठीक है। कारण यदि निजता को मौलिक अधिकार ना माना जाए तो लोग सरकार की निगरानी में आ जाएंगे और इससे लोगों की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। मतलब ये है कि अगर निजता जो है, राइट टू प्राइवेसी, अगर निजता को मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा तो सरकार जो हो जाएगी वो मतलब हमेशा अपने सभी लोगों पर वो निगरानी बनाए रखेगी कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है। वो मतलब क्या जो भी कृत्य कर रहे हैं वो उनकी प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है। और उनका स्वतंत्रता प्रभावित होगा तो फिर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा। ठीक है। फिर कह रहा है निजता को मौलिक अधिकार न मानने से सरकार जो है अपने विरोधियों के चरित्र का हनन कर सकती है। मतलब किसी भी व्यक्ति पर कोई भी आरोप लगाया जा सकता है। ठीक है। कोई भी आरोप लगाया जा सकता है, उसके कैरेक्टर को मात दिया जा सकता है अगर निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट्स नहीं होता है तो, और उनका दमन आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। मतलब उनको किसी भी तरह से फंसाया जा सकता है और उनको मिटाया जा सकता है। इससे क्या क्या होगा कि हमारा जो देश है लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र जो है खतरे में पड़ सकता है। मतलब जब कोई व्यक्ति अपने निजता को लेकर के सुरक्षित ही महसूस नहीं करेगा, अपने आप को लेकर के सुरक्षित नहीं फील करेगा, मतलब जैसे ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति आप पर हमेशा नज़र बनाए हुए है। ठीक है। आपके कैरेक्टर को उछाल रहा है, मतलब बहुत ही गलत तरीके से उसको दिखा रहा है और उस आप पर कोई भी गलत आरोप लगा करके फंसाया जा रहा है, तो एक तरह से तो आपके स्वतंत्रता का हनन है। ठीक है। तो आपका स्वतंत्रता उससे प्रभावित हो रहा है, तो आपका दमन किया जा रहा है। ठीक है। तो उस स्थिति में क्या है कि लोकतंत्र बाधित होगा, लोकतंत्र खतरे में आ सकता है और क्या है कि तानाशाही की आशंकाएं बढ़ जाएगी। जैसे जैसे हमारे लोकतंत्र का हनन होगा उस तरह से तानाशाही की स्थितियां प्रबल होती जाएंगी। तो निजता का अधिकार जो है हमें लोकतंत्र को बचाता है और तानाशाही से रक्षा करता है। ठीक है। तो ये हो गए उसके पक्ष और विपक्ष में हम लोगों ने उसके तर्क देख लिए। तो आप लोग अच्छे से लिखिए इसको। ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहिए। अभी आगे हम लोग देखेंगे आर्टिकल 21 और समलैंगिकता का मुद्दा, आईपीसी की धारा 377 का जो विवाद है उसको देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 21 और समलैंगिकता संबंधित विवाद, आईपीसी की धारा 377 संबंधित विवाद है। ठीक है। कह रहा है आर्टिकल 21 और समलैंगिकता का मुद्दा। या ठीक से देखिएगा, आईपीसी की आर्टिकल 21 और समलैंगिकता का मुद्दा या आईपीसी की धारा 377 संबंधित विवाद।
अब इस पर विवाद क्या है जी, उसको देखेंगे। ठीक है, ये आईपीसी की धारा 377 संबंधित विवाद। अब ये जो है 377, ठीक है, ये क्या कहता था कि ये समलैंगिकता को अपराध मानता था, समलैंगिकता को अपराध मानता था। ठीक है, ये क्या है कि समलैंगिकता को अपराध मानता था। ठीक है, फिर कह रहा आईपीसी की धारा 377, आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक यौन संबंध। ठीक है, अब ये जो है अप्राकृतिक यौन संबंध, सबसे बड़ा देखिए यही है, समझ रहे। अप्राकृतिक यौन संबंध का मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति अब किसी मतलब अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध, जैसे समझ रहे हैं, अभी आपको विस्तार में समझाएंगे, करता है यौन संबंध, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है। ठीक है, तो उसके लिए मिनिमम सजा का प्रावधान है 10 साल, 10 साल से उम्र कैद या आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। समझ में आ रहा है। अगर अप्राकृतिक यौन संबंध कोई बनाता है तो उसके लिए मिनिमम 10 साल का सजा है और मैक्सिमम उम्र कैद। समझ रहे, मतलब ये है कि जैसे नाबालिग के साथ, ठीक है, नाबालिग के साथ ही यौन संबंध बनाना। ठीक है, दूसरा पशु के साथ यौन संबंध, और तीसरा मतलब समान लिंग के साथ यौन संबंध। अब लोग इतने जो खुश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को ख़त्म कर दिया, 377 ख़त्म कर दिया। मतलब आए दिन लोग, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था समलैंगिकता के मुद्दे पर, तो मैंने भी बहुत सारे चर्चाएं सुनी लोगों के मुँह से, अभी भी सुनते हैं कि 377 ख़त्म हो गया। देखिए बात यह है कि 377 ख़त्म नहीं हुआ है, समझ रहे हैं, 377 नहीं ख़त्म हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 377 में एक प्रावधान है, समान लिंग के व्यक्ति के साथ मतलब सेक्सुअल रिलेशन में रहना, मतलब यौन संबंध, मतलब उसके साथ संबंध बनाना, इस चीज़ को समाप्त कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, क्या है कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। मतलब ये दो चीज़ें तो अभी भी हैं, मतलब नाबालिग के साथ अगर आप यौन संबंध बनाते हैं या पशु के साथ बनाते हैं तो आपके लिए सज़ा का प्रावधान तो यही है, 10 साल से लेकर के उम्र कैद। मिनिमम सज़ा आपको 10 साल दी जाएगी और मैक्सिमम उम्र कैद। समझ रहे हैं। अब आए दिन हम सुनते रहते थे, या चाहे किसी के भी मुंह से, कि 377 ख़त्म हो गया, आर्टिकल 377 को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो ये मतलब बेतुकी की बातें हैं। उसमें 377 में एक सेंटेंस को ख़त्म किया है, समलैंगिकता को ख़त्म किया है, समझे। ये हो गया समलैंगिकता, जिसको हम लोग जानते हैं। समलैंगिकता का प्रावधान को ख़त्म किया है सुप्रीम कोर्ट ने, समलैंगिकता को ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि अब जैसे लड़का लड़का ही संबंध बना सकता है, मतलब सेक्सुअल रिलेशन में रह सकता है, ये कोई अपराध नहीं है। ठीक है, या लड़की लड़की भी सेक्सुअल रिलेशन बना सकती है, ये कोई अपराध नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को समाप्त कर दिया। तो इस पर हम लोग केस देखेंगे, बहुत सारे केसेस है, नवतेज सिंह केस, सुरेश जौहर केस, आगे देखेंगे केस इसमें। ठीक है, तो देखते हैं नाज फाउंडेशन केस, बहुत सारे केसेस हैं, 2-3 केसेस देखते हैं हम कि क्या है इस पर। ठीक है,
अभी हम देखेंगे एक एक करके सभी केसेस को। नाज फाउंडेशन केस 2009। पहला केस देखेंगे, नाज फाउंडेशन केस 2009। ये जो केस हुआ नाज फाउंडेशन केस, नाज फाउंडेशन ने एक हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया। ठीक है, नाज फाउंडेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में, कहाँ, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर किया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय था, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि समलैंगिकता जो है अपराध नहीं है, अपराध नहीं है। नाज फाउंडेशन केस ने ये 2009 में ये किया, तो दिल्ली हाई कोर्ट का जवाब आया कि ये समलैंगिकता अपराध नहीं है और वो इसके प्रावधान को रद्द कर दिया। ठीक है, फिर 2013 फिर हम देखेंगे 2013 सुरेश कौशल केस, सुरेश कौशल केस 2013। सुरेश कौशल केस 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का जो निर्णय था इस प्रावधान को रद्द कर दिया, इस प्रावधान को रद्द कर दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश कौशल केस 2013 में इस प्रावधान को रद्द कर दिया। ठीक है, और 377 का जो समलैंगिकता का मुद्दा को रद्द कर दिया और वो फिर से बहाल हो गया। समझे, ये समलैंगिकता अपराध है। ठीक है, लेकिन फिर एक केस हुआ नवतेज सिंह जौहर केस। ठीक है, इधर लिख देते हैं कहीं साइड में, नवतेज मिटा कर लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नवतेज सिंह जौहर केस 2018। ठीक है, अब नवतेज सिंह जौहर केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट 2018 में यही निर्णय है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, नवतेज सिंह जौहर केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिकता जो है अपराध नहीं है और वो दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, वो अपने ही, जैसे अपने जो निर्णय दिया था उसने 2013 में सुरेश कौशल केस में कि जो समलैंगिकता अपराध है, फिर अपने ही निर्णय को पलटते हुए कहा कि समलैंगिकता जो है अपराध नहीं है। तो उसने अपने डिसीजन को बदल दिया और कहा कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। अपराध नहीं है। ठीक है,
ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ठीक है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि समलैंगिकता अब अपराध नहीं है। तो अगर इसमें कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए किसी को अब पसंद आ जाए, लड़का ही पसंद आ जाए, लड़के लड़के को पसंद आ जाए, तो अब उसके लिए आसान है, अब वो अपना रह सकता है, उसके साथ संबंध बना सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये अधिकार दे रखा है, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर आप नाबालिग के साथ, नाबालिग और पशु के साथ यौन संबंध बनाते हैं, ठीक है, यौन संबंध बनाते हैं, तो उसके लिए मिनिमम सजा 10 साल है और मैक्सिमम उम्र कैद 10 साल से उम्र कैद तक, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोच ले कि 377 समाप्त हो गया, तो 377 में 3 प्रावधान है, देख लीजिएगा। तो उसमें नाबालिग के साथ और यौन का मतलब 18 साल से नीचे के साथ किसी भी लड़की के साथ अगर कोई यौन संबंध बनाता है, उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है, तो उसके लिए मिनिमम सज़ा 10 साल है और मैक्सिमम उसको उम्र कैद का सज़ा का प्रावधान है। और किसी पशु के साथ आए दिन हम देखते रहते हैं ऐसी घटनाएं कि कोई व्यक्ति पशु के साथ यौन संबंध बना लिया, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि उनको जानकारी का अभाव है, समझे, जानकारी नहीं है उनको, तो उस चक्कर में वो लोग अपने अंदर के दानों को जगा लेते हैं और जो हैरेसमेंट करते हैं, ठीक है, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। तो ये क्या है कि एक बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके कारण के साथ और कंक्लूजन के साथ। अगर अभी वीडियो को बनाएंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।